नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में एक बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला। शुरुआत भारतीय बाजारों की कमजोर हुई, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया और फिर ऊपरी स्तरों से वापस बाजार में बिकवाली देखने को मिली। तो एक वोलेटाइल सेशन मार्केट्स में आज बनता हुआ दिखाई पड़ा और इस सेशन में मिड कैप स्मॉल कैप में उतना ज्यादा एक्शन नहीं था। आज वहां पे फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बाकी सेक्टर्स को देखा जाए, जैसे कि ऑटो हुआ या फिर मेटल हुआ, रियल एस्टेट हुआ, वहां पे काफी ज्यादा वोलेटाइल मूव देखने को मिला। कुछ हद तक सपोर्टिव मार्केट रही आज आईटी स्पेस से, जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। इन सब पे हम बातचीत करेंगे। आज के जानकार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने तोड़ा 11,700 का स्तर। निफ्टी बैंक भी 150 अंक लुढ़का। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव, हालांकि चुनिंदा आईटी और तेल गैस शेयरों में हल्की तेजी। सुस्त माहौल में भी चमके पेंट शेयर। एशियन पेंट्स 3% बढ़त लेकर लाइफ हाई पर बंद, वहीं बर्जर पेंट्स भी 4% उछलकर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। This year we are looking at adding maybe a net 30-35 stores in jewelry despite the pandemic. We have already opened 14 stores so far and we are looking at opening another 20 in the second half. टाइटन के सीएफओ एस सुब्रमण्यम ने त्योहारों में ज्वेलरी बिक्री बढ़ने की जताई उम्मीद। कहा शोरूम के साथ ऑनलाइन बिक्री में दिख रही है बढ़त। वहीं नतीजों के बाद एलएनटी में मुनाफा वसूली रही हावी। शेयर 5% टूटकर बना निफ्टी का टॉप लूजर। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। कैबिनेट ने इथेनॉल की कीमतों ₹3.34 प्रति लीटर तक बढ़ाने का लिया फैसला। 100% जूट पैकेजिंग को भी मिली मंजूरी। तो भारतीय बाजारों के लिए एक वोलेटाइल सेशन आज के सत्र में देखने को मिला और सबसे ज्यादा जो उतार चढ़ाव रहा वो निफ्टी बैंक में। करीब 500 अंकों से ज्यादा की एक रेंज आज निफ्टी बैंक में बनी। रफली 480 अंकों की रेंज आज सेंसेक्स में बनते हुए दिखाई पड़ी और निफ्टी भी 138 अंकों के उतार चढ़ाव के साथ कामकाज कर रहा था। तो लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आया, हरे निशान में बाजार गया, वहां से दोबारा बिकवाली आई और फिर एक माइल्ड पुल बैक के साथ मार्केट बंद होते हुए दिखाई पड़े। आप एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा जो रुझान है वो गिरावट की साइड आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। करीब 34 शेयर जो कि बिकवाली में, 16 शेयरों में रही तेजी निफ्टी के और सेंसेक्स से करीब 21 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 8 शेयरों में बिकवाली और 4 शेयरों के अंदर खरीदारी देखने को मिली। यही आप ब्रॉडर मार्केट के आंकड़ों में नजर डालेंगे तो वहां पर भी एफ&ओ साइड पे करीब 45 शेयरों में तेजी रही, 91 शेयरों में बिकवाली और एनएससी के करीब 600-650 शेयर तेजी में रहे। दोगुने शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। 1170 शेयर आज बिकवाली के साथ बंद हुए। इसके अलावा 1560 शेयरों में बिकवाली रही बीएससी के और 1030 शेयर वहां पर भी तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मेजरली मार्केट्स में आज जो कुछ हद तक सपोर्ट था वो हैवी वेट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा था, स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्री में, जो कि नंबर से पहले कुछ सपोर्ट मार्केट को प्रोवाइड करा रहा था। करीब 11 अंकों की तेजी। बाकी एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी कुछ हद तक मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हुए दिख रहे थे। चलिए आज के पैनल से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ आज सचिन मौजूद है, सत्यनारायण उत्तेकर हैं आपसे बाजार पर रणनीति डिस्कस करने के लिए। साथ ही साथ यतिन मोहता है जो कि बताते हैं रोज बरोज की तरह ही कहां पर डीलर्स की बाय या सेल है, और साथ साथ नीरज जी भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट के नंबर कल आने वाले हैं, क्या अनुमान कहता है, किस तरह के आंकड़े होंगे, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले बाजार में बातचीत कर लेते हैं। सचिन, मार्केट्स में एक वोलेटाइल सेशन, अब आप कैसे डिकोड कर रहे हैं? सीरीज खत्म हो चुकी, नई सीरीज के पहले सत्र के लिए कैसे मार्केट्स को देख रहे हैं? गुड इवनिंग सुमित। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा रहा सेशन, इनफैक्ट काफ़ी रेजिलिएंट रहा अगर हम ओवरऑल इसे कंपेयर करें ग्लोबल मार्केट से। सो जिस तरीके से स्पेशली बैंक निफ्टी ने 24,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो डिफेंड किया है, एंड जिस तरीके से निफ्टी लगभग 11,700 के आसपास ही मंडरा रहा है, मुझे लग रहा है काफ़ी कमेंडेबल थी। एंड जिस तरीके से ओवरऑल अगर हम इस पर्टिकुलर सेटअप को देखें तो रेंज के लोअर एंड पे कुछ ऐसे फॉर्मेशन हुए हैं जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बड़ी दिक्कत होनी चाहिए
चाहिए। जिस तरीके से आज रोटेशन दिखाई दिया है एंड स्पेशली लार्ज कैप्स पे वापस फोकस आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है नवंबर की शुरुआत। एंड मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव बायस से ही नवंबर में उतरना चाहिए। सो निफ्टी के अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए, क्योंकि लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास अच्छी तरह एस्टैब्लिश हो चुके हैं हम। सो यहाँ पर 11,710 कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये लेवल जैसे ही निकल जाता है तो मुझे लग रहा है एक काफ़ी अच्छा स्विंग बन सकता है। 11,800 के आसपास के लेवल्स देखे जा सकते हैं इंट्राडे में। तो यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए। 11,660 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग इनिशिएट करनी चाहिए बैंक निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 24,100 के आसपास काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है इसने। सो 23,880 ये एक निर्णायक लेवल होगा कल के सत्र के लिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जिस तरीके से सेटअप है मुझे लग रहा है 24,500 24,700 ये दो लेवल्स हमने कल भी डिस्कस किए थे। मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर लेवल्स के लिए एक बार रुझान बन सकता है। सो यहाँ पर भी मेरी ये सलाह होगी एक लॉन्ग बायस से डिप्लॉय करने के लिए पोजीशंस एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज। जी, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में खरीदारी का बायस है, लेकिन टारगेट्स और स्टॉप लॉस दोनों ही डीप साइड पर हैं। 23,880 का एक स्टॉप लॉस आप निफ्टी बैंक में मेंटेन कर सकते हैं और निफ्टी के लिए भी 11,660 का टारगेट आप का स्टॉप लॉस आप वहां पर मेंटेन कर सकते हैं। तो एक डीप स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को बाय साइड पे आप देख सकते हैं। अच्छा सचिन, आपने जो कॉल्स रखी हैं खुद की तरफ से, वो खरीदारी की हैं या बिकवाली की हैं, और अगर खरीदारी की हैं तो कौन से शेयर हैं? देखिए यहाँ पर बुलिश बायस ही रख रहा हूँ मैं। एंड जिस तरीके से रोटेशंस हो रहे हैं, जिस तरीके से कुछ मिड कैप आउट परफॉर्मेंस बरकरार है, तो यहाँ पर रामको सीमेंट्स का अगर हम आज का डेटा देखें तो वहाँ पर काफ़ी कमेंडेबल प्राइस एक्शन थी। एंड जिस तरीके से अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए मोमेंटम को। एंड 770 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि 800 ये लेवल ब्रेक होने के बाद 840 तक के लेवल्स दिखे जा सकते हैं। सेकंड होगा मुथूट फाइनेंस, जो एक काफ़ी अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा है। आज के सत्र में भी काफ़ी शॉर्ट्स यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। जिस तरीके से वापस 1240 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम कल के सत्र में भी अनलॉक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है 1210 के स्टॉप लॉस के साथ 1285 के टारगेट के लिए। आपको रणनीति के तौर पे दोनों शेयर खरीदारी के लिए बताए गए हैं। मुथूट फाइनेंस 1285 के टारगेट्स के लिए 1210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और रैमको सीमेंट सेकंड हाफ में आज सीमेंट स्पेस में बाइंग थी। श्रेय सीमेंट में कुछ खरीदारी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी, जेके सीमेंट में खरीदारी थी। तो रैमको सीमेंट 840 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 770 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, आज मेजरली निफ्टी को जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन वहां से आया और नंबर्स वेटेड हैं। तो पहले नंबर से बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल चेक भी लेंगे उसके ऊपर। नीरज जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज रादर तीन बड़े सेक्टर्स के नंबर एक साथ आएंगे रिलायंस के साथ, जिसमें रिटेल है, टेलीकॉम का पूरा जियो प्लेटफॉर्म है और ऑयल एंड गैस है। कैसे से सेग्रीगेट करेंगे, कैसे नंबर्स की उम्मीद है? तीनों के नंबर अच्छे आएंगे एज कम्पेयर टू Q1, क्योंकि Q1 लॉकडाउन की वजह से काफ़ी खराब गया था, लेकिन उसके कंपेयर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। पहले कंसल्टेंट नंबर देख लेते हैं। पूरा जो हमारा अनुमान है कि मुनाफा करीब 9,500 करोड़ के आसपास आना चाहिए, 9,586 करोड़। लास्ट क्वार्टर में ये करीब 82-83 करोड़ आया था, लेकिन एडजस्टेड फिगर था ये। अगर आप पूरा देखें, क्योंकि बीपी सेल जुड़ी थी तो 11,000 करोड़ का फिगर दिखता था, लेकिन एडजस्टेड था 8,267 करोड़। तो उसमें 16% का इजाफा का हमारा अनुमान है जो आना चाहिए। इसके साथ ही एबिटा लेवल पे आप देखेंगे तो 16.5-17% की उसमें भी ग्रोथ है, और रेवेन्यूज जो है इनका 11% के सुधार के साथ 98,000 करोड़ 400 के ऊपर चला जाएगा। अब इस में कंसोलिडेशन, इस पूरे कंसल्टेंट नंबर में कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? पेटकेम का बिजनेस बहुत बढ़िया करेगा और वहाँ से आपके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। रिफाइनिंग हल्का सा सबड्यूड रहेगा, लेकिन जीआरएम चूंकि पिछले क्वार्टर में 6.2 के आसपास आया था, तो उसमें शार्प जंप आप देखेंगे, क्योंकि पूरे क्वार्टर के दौरान क्रूड जो है $40-42 पे स्टेबल रहा है। तो उसके बाद जब आपको एक स्टेबल प्राइस मिलता है तो आपका जीआरएम बेटर होता है। तो 7 से 7.25 के बीच में कहीं जीआरएम आना चाहिए। सिंगापुर को स्टिल हम बीट करते हुए इसमें आपको दिखेंगे। तो जो पूरी चेन मेल चल रही है, ये आप जो आपके सामने बार्स हैं इसमें, तो ये 6.3 से शार्प जंप आएगा, और अभी से अनुमान है कि अगर क्रूड की यही स्थिति रही तो Q3 में आप इससे बेटर फिर से देखेंगे, 8-9 के आसपास पहुंच जाएगा। रिटेल की बिजनेस जहां की बात करें, रिटेल में आप प्री कोविड लेवल के फिगर्स इस क्वार्टर में देखेंगे। Q1 में अच्छा नहीं था
क्योंकि पूरा लॉकडाउन था तो उसका इम्पैक्ट पड़ना ही था। इस बार अनुमान है कि 34,640 करोड़ के आसपास जो है रेवेन्यूज दिखने चाहिए इसमें, सेगमेंट के रेवेन्यूज, और जो इनका एबिटा लेवल है वो 530 करोड़ के आसपास आना चाहिए। इन दोनों में भी बड़ी ग्रोथ है, एबिटा में सॉलिड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो स्टोर्स अब खुल गए हैं तो उसमें दो तरफ से आपको बिक्री, पिछले क्वार्टर में सिर्फ थोड़ी बहुत आजियो से बिक्री दिखी थी क्योंकि ऑनलाइन था, इस बार स्टोर्स में भी और ऑनलाइन दोनों से आपको बिक्री दिखेगी, इसलिए इंप्रूवमेंट है। जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको आरपू नंबर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसमें करीब 5 रुपए की ग्रोथ देखने को मिलेगी, 45 के आसपास 145 रुपए आरपू आना चाहिए। पिछली बार 140 रुपए 30 पैसे था, उसके पिछले क्वार्टर में 130 रुपए था, तो शार्प जंप आई है क्योंकि एंटरप्राइज बिजनेसेस खुले हैं तो डेटा कंजम्पशन बढ़ा है, इसलिए आरपू में ये जंप आपको देखने को मिलेगी। रेवेन्यू भी 18,300 करोड़ के आसपास आएगा जिसमें एक सॉलिड ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट में लगातार शार्प जंप आप देखेंगे। पिछली बार 2,500 हो गया था 800 से बढ़ के, इस बार 21% ग्रोथ के साथ 3,100 करोड़ के आसपास आना चाहिए। तो तीनों सेगमेंट जो लीडिंग सेगमेंट हैं, तीनों में आप बहुत शानदार इंप्रूवमेंट आता हुआ देखेंगे यहाँ पे। तो तीनों ही सेगमेंट के जो नंबर्स होंगे वो बेहतर साइड पे होंगे, स्पेशली जियो और रिटेल जिनके नंबर्स पिछली बार में अगर थोड़े कमजोर रहे भी हों तो भी उसके सामने बहुत स्ट्रांग नंबर आने का अनुमान इस बार मार्केट्स मान के चल रहा है। तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर रिलायंस के आ सकते हैं और अब मार्केट को मेजरली थ्रस्ट वहीं से आएगा। 17% के आसपास का कंट्रीब्यूशन इंडेक्स में, 15 से 17% का रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है। सचिन, कैसे देख रहे हैं? आज सपोर्ट लिया मार्केट में, लोअर लेवल से जो भी खरीदारी आई उसमें रिलायंस का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और अब आगे नंबर्स भी हैं, क्या मान के चलें? किस तरह से चार्ट्स देख रहे हैं आप? क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? देखिए, ओवरऑल यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक बुलिश रुझान देखा जाएगा, क्योंकि अगर हम ओवरऑल इसका प्राइस एक्शन देखें तो पिछले 6 हफ्तों से एक सीमित दायरे में नीचे उतरा था काउंटर, एंड अगर हम इसका वीकली 20 एक्सपोनेंशियल एवरेज देखें तो लगभग अराउंड 2010 के आसपास प्लेस्ड है, जहाँ पर ट्यूसडे के सत्र में एक स्पाइक फॉर्मेशन हुआ था जो एस्टैब्लिश करता है एक बेस, एंड इसी पर्टिकुलर बेस को आज रिकन्फर्म किया था काउंटर ने। तो जिस तरीके से ये सेटअप है, मुझे लग रहा है एक अच्छा जिगजैग करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 1960 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स बनाने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2130 इस पर्टिकुलर लेवल को वापस स्टॉक रिविजिट करना चाहिए, बट ऑन अ ब्रॉडर बेसिस मुझे लग रहा है कि अगले एक्सपायरी के लिए जो रेंज बन के नजर आ रही है वो लगभग अराउंड 1950 से लेके 2250 तक की आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लोअर बाउंड ऑफ द रेंज पे प्लेस्ड है, एक करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव बायस से उतरना चाहिए। 1960 का होगा स्टॉप लॉस एंड इमीडिएट बेसिस पे रिव्यूजन होगा 2130 के आसपास। तो 1960 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। वैसे भी शेयर ने आज लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया और 2200 रुपए के टारगेट्स आप यहां पर आते हुए देख सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नजर रखें। अच्छा सचिन, दूसरा जो आज इंपॉर्टेंट सेक्टर था वो था पेंट। एशियन पेंट्स डे हाई पर, रादर ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ। इसके अलावा बर्जर पेंट्स, पीडीलाइट, यहां पर भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इस स्पेस से कोई शेयर आप पिक करना चाहेंगे? देखिए, ओवरऑल पूरे पैक में हलचल थी, आई थिंक क्रूड ऑयल के वजह से, एंड जिस तरीके से ओवरऑल सेटअप से यहाँ पर ट्रेड के लिहाज से मुझे लग रहा है एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बन सकती है बर्जर पेंट्स में, जहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट वापस नजर आ रहा है। सो जिस तरीके से इसके बाउंड्स है अगले एक्सपायरी के लिए, मुझे लग रहा है कि 650-655 के आसपास स्विंग होने चाहिए, एंड 600 ये काफी क्रिटिकल लेवल रहा है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में भी, एंड इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास से वापस एक अच्छा रिबाउंड हुआ है। तो मुझे लग रहा है 600 के स्टॉप लॉस के साथ बर्जर पेंट्स में एक बुलिश बायस रखना चाहिए 650 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट्स में भी कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है, एक अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में रहा है काउंटर, बट प्राइस पैटर्न टारगेट्स नहीं है मेरे पास। बट अगर किसी की यहाँ पर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मेरी सलाह होगी कि 2160 के स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है क्रूड में, लगभग अराउंड 5 से 7% की अपसाइड अगले हफ्ते में देखी जा सकती है। तो एशियन पेंट्स और बर्जर दोनों पे आपको रणनीति बताई गई है, लेकिन एशियन पेंट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर एक क्लोज हुआ, करीब करीब 3% का उछाल था। अच्छा, दो मेगा लूजर में एक नाम था L&T का, करीब करीब 5% की बिकवाली के साथ डे लो के आसपास ये बंद भी हुआ, नंबर्स का भी इंपैक्ट रहा। और दूसरा टाइटन, फर्दर वीकनेस प्रिवेल करेगी यहाँ पे, फिर पुल बैक मान के चल सकते हैं? देखिए, L&T में तो हमारा ये राय है यही है कि अराउंड
जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है लगभग अराउंड 1040 1070 तक यहाँ पर अप मूव एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे वेल डिफाइंड राइजिंग चैनल में स्टॉक एस्टैब्लिश्ड है। थोड़ी सी मुनाफा वसूली ज़रूर हुई है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लगभग अराउंड 1000 के आसपास है, वहाँ से ये स्विंग हुआ है, बट कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है। तो ट्रेंड के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर बने रहना चाहिए। 880 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। रिव्यू जोन तो 1040 1070 ही होना चाहिए। अगर हम टाइटन के बारे में बात करें तो टाइटन मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस बन चुका है काउंटर में लगभग अराउंड 1240 जब तक रिविजिट नहीं होता, आई थिंक तब तक यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली या थोड़ा सा एक रेंज बाउंड रह सकता है काउंटर। इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्लाइड हुआ है लगभग अराउंड 1120-1100 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, बट रेजिस्टेंस काफी अच्छी तरह डिफाइंड है अराउंड 1240 के आसपास। तो इमीडिएट बेसिस पे ये रेजिस्टेंस निकलने की तो गुंजाइश नहीं लग रही, बट मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम अभी फिलहाल बना है ऑन द डाउन साइड वो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। इसके अलावा 2-3 और अहम नंबर आने वाले हैं। इसमें एक इंडसइंड बैंक का नंबर आना है और साथ ही साथ एक यूपीएल का नंबर आना है। यूपीएल के लिए मार्केट मान के चल रहा है कि थोड़े बेटर साइड पर नंबर आ सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर। इंडसइंड एक फ्लैट सेट ऑफ नंबर्स दे सकता है, इसलिए शेयर भी आज फ्लैट ही बंद हुआ। यहां पर आप कुछ रणनीति डिसाइड करेंगे? आपको लगता है कि यहाँ कुछ कोई भी पोजीशन ली जा सकती है इन दोनों में से किसी स्टॉक में? देखिए इंडसइंड बैंक में अभी भी एक रेंज कायम है अराउंड 560 के आसपास, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है काउंटर में, एंड 630 के आसपास थोड़ी सी मुनाफा वसूली ज़रूर होती है। तो जब तक इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर नहीं आता आई थिंक तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। बट रणनीति यहाँ पर यही होगी कि मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज ही डिप्लॉय करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी स्लाइड यहाँ से हो जाती है तो मुझे लग रहा है लोअर एंड ऑफ द रेंज पे खरीदारी करने की सलाह होगी। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पर्टिकुलर रेंज थोड़े दिन के लिए और एस्टैब्लिश रहना चाहिए। अगर यूपीएल की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा उम्मीदें नहीं है मुझे। इनफैक्ट अगर ये पुल बैक थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाता है अराउंड 460-465 के लेवल्स आ भी जाते हैं तो वहाँ पर मेरी सलाह होगी बिकवाली करने की, क्योंकि जिस तरीके से इसका वीकली और मंथली चार्ट्स में डिस्टॉर्शन हुआ है लगभग अराउंड 400-430 इन पर्टिकुलर लेवल्स की उम्मीद है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ऐड करने के लिए। ओके, तो यूपीएल जो कि करीब करीब 20% के मार्जिन इस तिमाही में दिखा सकता है, उस पर आपको रणनीति बता रहे थे सचिन। एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट और देखिए, आपने बात की थी सीमेंट स्पेस में, आपको लगता है कि मूव थोड़ा देखने को मिल सकता है रैमको सीमेंट पे। अल्ट्राटेक सीमेंट सेकेंड हाफ में चला और एक अच्छी तेजी रही, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ, मोमेंटम चलेगा इसमें? और देखिए इमीडिएट लेवल अगर आपको ट्रैक करना है अल्ट्राटेक में, जो मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ वो है 4620 का। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएट बेसिस पे बहुत बड़ी रैली हो सकती है काउंटर में, लगभग अराउंड 5050 तक के स्विंग्स बनने चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड एक जो सपोर्ट इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में उसने अच्छी तरह डिफेंड किया है वो लगभग अराउंड 4400 के आसपास का ही है। एंड अगर इसका आरएसआई देखें तो कहीं पर भी यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है डिस्पाइट ऑफ द अप मूव। तो मुझे लग रहा है 4620 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस सत्र के लिए, इस हफ्ते के लिए इनफैक्ट। एंड अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग बन जाती है तो मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी रेंज शिफ्ट नजर आ सकती है काउंटर में। जो इसके हाल फिलहाल में जो स्विंग्स बने थे अराउंड 4900 के आसपास लगभग मई 2019 के आसपास, आई थिंक उसके ऊपर की एक रेंज बननी चाहिए। तो यहाँ पर काफी अच्छी तरह प्लेस्ड है, 4400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए जी। तो आपको रणनीति यही बताई गई है, अगर तेजी मिलती है तो शायद 5000 के ऊपर के भी लेवल्स आए, लेकिन अभी के लिए आप नजर रखें, मोमेंटम चेस करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी को लेकर और निफ्टी बैंक को लेकर बाय सचिन का पॉजिटिव साइड पर है, आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन डीप स्टॉप लॉसेज यहां पर आपको मेंटेन करके चलने होंगे। निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए करीब 24,500 के टारगेट्स हैं, 23,880 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सचिन की खुद की कॉल है रैमको सीमेंट, जहां पे आप 840 रुपए के टारगेट से खरीदारी कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस 1285 रुपए के टारगेट से खरीदारी करें, 1210 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा बातचीत हुई एलएनटी पर, जहां पर उनकी राय है कि बिकवाली ना करें, एटलीस्ट आप बने रहें। लक्ष्य 1040 1070 तक के देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस में आप 2200 रुपए तक की चाल देख सकते हैं और 1960 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अल्ट्राटेक सीमेंट 5050 तक के टारगेट्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं और 4400 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और यतिन हमारे साथ मौजूद है रोज की तरह, उनसे हम जानेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, क्या कहां पर खरीदारी, कहां पर बिकवाली की बातचीत हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद
अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार सच्चिदानंद उत्तेकर मौजूद हैं आपको बाजार पर रणनीति बताने के लिए, और साथ साथ यतिन भी मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है। तो यतिन, अब डीलर्स क्या सेल साइड पर आ गए या फिर बाय साइड पर है? तो देखिए सुमित, अगर आप ये सीरीज की बात करें तो हमने करीब करीब 800-900 पॉइंट निफ्टी पे गेन किया सीरीज टू सीरीज के मुकाबले। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से जिस हिसाब से अमेरिकन इलेक्शंस के कारण और कोविड लॉकडाउन के कारण जो ग्लोबल सिचुएशन हुई है, एक लिहाज से जो इम्पोर्टेड मंदी हुई है, उस हिसाब से डीलिंग रूम्स का ध्यान जो है काफ़ी शॉर्ट साइड पे जा रहा है, बिकॉज मार्केट में इतना गहरा मोमेंटम उनको दिखता नहीं है। और इसीलिए आज के सत्र में उन्होंने 2 शॉर्ट कॉल्स रिकमेंड किए हैं अपने क्लाइंट्स को, जो उन्होंने हमको बताए। सबसे पहले कैडिला, और अगर आप फार्मा की बात करें तो ऊपरी स्तरों पे काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है फार्मा शेयर्स में, दबाव भी बना हुआ है। और अगर आप कैडिला की बात करें तो नवंबर सीरीज, क्योंकि आज पहला दिन था सीरीज का एक्टिवली ट्रेड होने के लिए, तो 26% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ और लगभग फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस हमको यहाँ देखने को मिली। तो फार्मा की अगर बात करें खास करके कैडिला में, तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 2 से 4% का ट्रेडिंग डाउनसाइड दिख सकता है बहुत जल्द। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स नतीजे आए नहीं अभी तक, लेकिन जिस हिसाब से ऑटो कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं और सेकेंड हाफ में बात कर रहे हैं कि अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है। ऑफकोर्स रूरल मार्केट अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो रनअप हुआ है ऑटो शेयर्स में, तो ऊपर के स्तर पे यहाँ भी हमको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप आज की बात करें तो नवंबर सीरीज में 10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ। रोल ओवर जो थे एस्कॉर्ट्स के, वो भी नरम हुए, लगभग 68%। जब मैंने लास्ट चेक किया था तो 68% रोल ओवर ही हो पाए थे एस्कॉर्ट्स में। और अगर आप डेटा देखें तो राकेश झुंझुनवाला ने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ कम की है एस्कॉर्ट्स में। तो ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स को यहाँ भी वीकनेस लगती है। तो ऑटो पैक से एस्कॉर्ट्स और फार्मा पैक से कैडिला, जहां डीलिंग रूम्स को 2 से 4% की ट्रेडिंग डाउन साइड लगती है। सचिन, एक इंटरेस्टिंग नाम है ये एस्कॉर्ट्स का। शेयर में एक तरफा तेजी देखी गई थी इस उम्मीदों में कि ट्रैक्टर के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, और अब ऊपरी स्तरों से बिकवाली आ रही है, खासतौर से जब कुछ नंबर्स आने शुरू हुए हैं, डिटेल आनी शुरू हुई है। अब आपको लगता है जिस तरह की एक तरफा तेजी थी, बिकवाली भी उतनी ही इंटेंसिटी से होगी? सुमित, अगर थोड़ा सा मैं डेटा डिकोड ऐसे करूँ, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी सी मुनाफा वसूली और हो सकती है, बट ओवरऑल अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें पिछले 2 महीनों से, तो यहाँ पर एक अच्छे रेंज में रहा है काउंटर। एंड इनफैक्ट इसका जो हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है वो अभी तक डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। सो यहाँ से थोड़ा सा अगर दबाव बनता भी है तो मुझे लग रहा है 1125-1150 एक फॉर्मिडेबल बेस है जहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इसके अगर हम ऑसिलेटर्स भी देखें तो कहीं पर भी नेगेटिव संकेत नहीं है, नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर लोअर लेवल्स मिल जाते हैं तो वहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। हाँ, ज़रूर 1250 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर है, बट जिस तरीके से ये रेंज डिफाइंड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बेटर होगी फॉर एटलीस्ट द अर्लियर पार्ट ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी, बट ऑन द लोअर साइड अराउंड 1150। तो 1150 के आसपास आप खरीदारी करें, लेकिन लोअर लेवल तक, मतलब जब तक बिकवाली की इंटेंसिटी रुक नहीं जाती तब तक एटलीस्ट आप खरीदारी ना करें। 1150 के आसपास आप जरूर खरीदारी देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पे सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। यतिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो अब मार्केट टुडे को समेटते हैं। बायस पॉजिटिव साइड पे ही है, लेकिन डीप स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल करें, लेकिन संभल कर ट्रेड करिएगा। सीरीज का पहला सत्र होगा, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा, और एक बड़े इवेंट्स की तरफ हम बढ़ रहे होंगे, तो उस लिहाज से स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपनी पोजीशंस को आप देख सकते हैं। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।